Hello everyone, welcome to CUETcoaching.in, India's largest online CUET platform, and today we will discuss about the GK section of the general test that came in CUET. If we talk about the syllabus which is in GK in the CUET general test, there are so many topics that are in our first slide. As you are all are seeing this, first topic in this is important days. If we talk about important days, you have heard about days and dates. There are 12 months in a year, and in January there are so many days which are celebrated. And if we talk about the important days of January, there are so many days that are important. But if we talk about little important days that are we can say 15th January, one of the most important. When you will study about these, we will not only provide you that 15 जनवरी is celebrated as आर्मी डे, है ना. अगर हम बात करें, हम केवल आपको यही नहीं बताएंगे कि 15 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है. जब भी हम बात करेंगे किसी भी डेज एंड डेट की, तो उसमें देखिए हम आपको बताएंगे 15 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है. आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. भारत में कौन सा दिवस, तो थल सेना दिवस या फिर आर्मी डे मनाया जाता है. आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑन 15 जनवरी. क्यों मनाया जाता है, देखिए इसको हम सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ेंगे. वाई आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी, है ना. अगर हम बात करें कि इसकी आर्मी डे की क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है. अगर बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, ऑन दिस डेट इन 1949, ऑन दिस डेट इन 1949, अगर बात करेंगे 1949 में, ऑन दिस डेट इन 1949, फर्स्ट टाइम एन इंडियन वॉज अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, है ना. ध्यान रखना, आर्मी का जो कमांडर इन चीफ फर्स्ट टाइम को बना था कोई इंडियन, कब बना था, तो 15 मार्च 1949 को. कौन बना था, तो नाम आपने सुना होगा, जनरल के.एम. कैरियप्पा. जनरल के.एम. कैरियप्पा आपने सुना होगा. जो भी फील्ड मार्शल अभी तक हुए हैं, जिनमें पहले 2 फील्ड मार्शल सुने होंगे आपने, के.एम. कैरियप्पा और एस.एच.एफ. मानेकशॉ. अगर बात करेंगे जनरल के.एम. कैरियप्पा की, तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि फर्स्ट टाइम कोई इंडियन अपॉइंट किए गए कमांडर इन चीफ आर्मी के. पहले ब्रिटिशर्स के अंडर, तो उसके बाद नाम इंडियन आर्मी हो गया. तो फर्स्ट टाइम को जब कमांडर इन चीफ बना कौन, जनरल के.एम. कैरियप्पा. किसके, तो इंडियन आर्मी के. देखिए तभी से क्या मनाना शुरू कर दिया, हमने आर्मी डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. किस डेट को, 15 जनवरी. ऐसे ही बहुत सारे डेज हैं. जैसे अगर हम बात करें, जनवरी में ही नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को होता है. अगर हम बात करें कि इसकी नेशनल वोटर्स डे, आईलेट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो देखा होगा आपने, 25 जनवरी को होता है. और अगर बात करेंगे एनआरआई डे, जो कि 9 जनवरी को हर साल होता है. सिग्निफिकेंस के साथ देखेंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम देखें और भी बहुत सारे डेज, जैसे 31 अक्टूबर आज की हम बात करें, तो देखा होगा आपने नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे डेज हैं, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, दोनों बार सीयूईटी में आया है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी. अगर हम बात करेंगे तो 5 जून को मनाया जाता है. अगर बात करें किसकी, आपका इंटरनेशनल योगा डे की, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को. ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं. बात करेंगे वन बाय वन उनके भी. उसके बाद देखते हैं सेकंड टॉपिक, तो इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में आपने देखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है. गांधी जी से लेके जो भी चीज़ें आज तक हुई हैं, या जो भी उनके अगर हम बात करें मूवमेंट्स रहे हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, है ना. ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ें. थर्ड के ऊपर अगर हम बात करें, तो हमारे पास है बुक्स एंड ऑथर्स. बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, जो भी रिसेंट में बुक्स आती हैं उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है. अगर हम बात करें नोबेल प्राइज 2023 की, Nobel Prize 2023, these prizes or awards were declared on 2nd of October to 9th of October 2023. As you all know that Nobel Prizes are given on 10th of December every year. That is also celebrated as Nobel Day. That is the death anniversary of Sir Alfred Nobel, who belongs to Sweden. This year Nobel Prize in the field of literature
हैज़ बीन गिवन टू जॉन फोसे, है ना। इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर की फील्ड का, वो किसे दिया गया है? जॉन फोसे। एक्चुअल में इनका नाम जॉन ओलाफ फोसे है, लेकिन पेपर में देखिए आपको जॉन फोसे जनरली लिख के देगा। अगर हम बात करेंगे जॉन फोसे की, ये एक नॉर्वे के ऑथर हैं। अब देखिए लिटरेचर की फील्ड में दिया गया है तो आपको पता है इन्होंने भी कोई ना कोई बुक लिखी होगी जिसके लिए इन्हें दिया गया। इनकी दो बुक्स जिनके लिए इन्हें दिया गया है, एक तो है सेप्टोलॉजी। कौन सी भाई? सेप्टोलॉजी, ध्यान रखिएगा। सेकंड के ऊपर बात करेंगे तो द अदर नेम। कौन सी? द अदर नेम। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं जो ये लिख चुके हैं। इससे पहले अ न्यू नेम लिखी जा चुकी है और उसके बाद उसी के ऊपर बेस देखिए कनेक्ट करके एक और बुक लिख दी, द अदर नेम। इस बार का जो ये नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर का इन दो बुक्स के लिए, तो देखिए बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, द अदर नेम बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर, तो कौन? तो जॉन फोसे, एंड ही इज फ्रॉम नॉर्वे। अगर बात करेंगे क्यों ये दिया गया था, तो इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, अगर हम बात करेंगे फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल। ये जो बुक है अगर आप देखेंगे ये 1200 पेजेस की बुक है, लेकिन अगर आप बुक को देखेंगे तो फर्स्ट पेज से लेके 1200 पेजेस इन्होंने लिख दिए, उसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं था। तो देखिए 1200 पेजेस के बाद देखेंगे आप फुल स्टॉप मिलेगा। इसी वजह से कह भी रहा है कि इनको क्यों दिया गया, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू अनसेबल, है ना। ध्यान रखना जो बोल नहीं पाते हैं उनको भी क्या वॉइस दे रहा है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं इन्हें दिया गया। तो ये किन की बुक्स है, तो देखिए बुक्स एंड ऑथर में कवर होता है। अगर हम बात करें बुक्स एंड ऑथर में, केवल रिसेंट की बुक्स ही नहीं, जो ओल्ड बुक्स भी हैं उनके रिगार्डिंग भी पूछता है। बुक्स एंड ऑथर्स में अगर हम बात करें तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी बुक्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। अकबरनामा किसने लिखी। अगर बात करेंगे फेमस पर्सनालिटीज की ऑटोबायोग्राफीज की, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है। प्लेइंग इट माय वे इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर साहब की है। विंग्स ऑफ फायर सुना होगा आपने, तो विंग्स ऑफ फायर किसकी? अटल आपका एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है। बहुत सारे ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, चाहे वो रिसेंट की बुक्स हों, चाहे वो 6 मंथ्स में आई हो, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड, और चाहे फेमस और रिनाउंड पर्सनैलिटीज की ऑटोबायोग्राफी से, है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट है जितने भी आंदोलन आपने देखा होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं या भारत में जो आंदोलन हुए हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहा है ना। ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे आंदोलन हैं, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो जो कि 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। अगर बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट आते हैं, तो जो भी मूवमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, सीयूटी में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे अवार्ड जो साल में दिए जाते हैं। रिसेंट में देखा होगा इस ईयर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो 4 पर्सन्स को दिया गया, जिनमें से एक इंडियन भी है जिनको दिया गया है। एंड इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट नाम सुना होगा आपने, आर रवि कन्नान, उन्हें दिया गया था जो कि असम में है। और 3 नाम और हैं, एक बांग्लादेश से अगर आपने नाम सुना होगा तो, एक आप तैमूर लेस्ते कंट्री से हैं और एक फिलीपीन से ही हैं। और आपको पता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये दिया जाता है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया एंड यू कैन से थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, नॉट इंडोनेशिया, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते थे, बहुत सारे सेक्टर्स में दिया जाता है, जर्नलिज्म की फील्ड में भी दिया जाता है, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है, और भी बहुत सारी जो सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। आपने सुना होगा इंडिया के अंदर विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1958, और ये जो अवार्ड स्टार्ट किया गया था 1957 में, ध्यान रखिएगा। और अगर आप बात करेंगे ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, नाम सुना आपने रेमन मैग्सेसे, उनकी एरोप्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते थे, तो उन्हीं के नाम पे फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड बना दिया गया था। और आपने सुना होगा दिस अवार्ड इज आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया रीजन, ध्यान रखिएगा। एशिया रीजन का इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है, और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज हो, चाहे आपका दादा फाल्के अवार्ड हो। जब हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में देखेंगे। दादा फाल्के अवार्ड सुना होगा आपने, वहीदा रहमान को दिया गया।
53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। आप जानते हैं अनुराग सिंह ठाकुर जो कि करंट में इस समय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, वो 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 10 लाख रुपीज कैश प्राइज इज गिवन एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और यू कैन से वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया इन फिल्म इंडस्ट्री और यू कैन से इन इंडियन सिनेमा, जो कि दादा साहेब फाल्के जी के नाम पे दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा 1911 में उन्होंने फर्स्ट फिल्म अगर बात करेंगे कौन सी, तो राजा हरिश्चंद्र जो बनाई थी, है ना, ध्यान रखना है। चलिए, इंडियाज फर्स्ट साइलेंट मूवी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल पॉलिटी है। पॉलिटी में आपने देखा होगा आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या बोलेंगे पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में जो कवर की जाती हैं। कोई भी आर्टिकल हो देखिए जो न्यूज़ में हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ध्यान रखना है। आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन हर साल क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 280 of our constitution is related to the finance commission and finance commission shares the jurisdiction between the center and the state, the taxes shared by center and state, उसके लिए jurisdiction देता है कौन, फाइनेंस कमीशन। एंड करंटली 15th फाइनेंस कमीशन इज रनिंग इन इंडिया, 15th फाइनेंस कमीशन एंड द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज करंटली एनके सिंह, है ना, ध्यान रखना, नंद किशोर सिंह। इस बार के सीयूटी में आया भी था, ध्यान रखिएगा। उससे पहले 14th फाइनेंस कमीशन था, वाई वी रेड्डी वॉज द चेयरमैन। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन विच वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया दैट वॉज हेडेड बाय केसी नियोगी, है ना, केसी नियोगी फर्स्ट चेयरमैन थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के, ध्यान रखिएगा। तो पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो बजट हो। आर्टिकल 112 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बजट। आपने सुना होगा बजट इज आल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड और टर्म का यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। तो पॉलिटी में भी कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंट्रीज एंड कैपिटल। अगर बात करें कंट्रीज एंड कैपिटल की, देखिए जो भी हाईलाइटेड कंट्रीज होती हैं उनकी कैपिटल करेंसी पूछता है। और सीयूईटी में आपको सिंगल में नहीं कि एक कंट्री जैसे इजराइल फलस्तीन में, ध्यान रखिएगा अभी वॉर चल रही है तो इजराइल की कैपिटल पूछ देंगे। सीयूटी में जब भी पूछा गया है तो देखा होगा एनटीए क्या करती है कि 4 कंट्रीज दे देगा हाईलाइटेड वाली और उनकी कैपिटल दे देगा। मैच द फॉलोइंग में देता है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कंट्रीज हाईलाइटेड हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अगर हम बात करें अर्जेंटीना हो, तो उनके रिगार्डिंग उनकी कैपिटल करेंसीज को मैच करने के लिए देता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। इजराइल की अगर बात करें तो आपने सुना होगा जेरूसलम इज द कैपिटल, जेरूसलम इज द कैपिटल। यूक्रेन की बात करें तो कीव इज द कैपिटल, है ना, ध्यान रखना है। पोलैंड की बात करें तो वार्सा। बहुत सारी ऐसी हैं। तो कंट्रीज कैपिटल एंड देयर करेंसी ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। साथ में अगर बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा इस बार क्या किया गया है, नोबेल प्राइज जो दिया गया है आपका फिजिक्स के फील्ड में, तो तीन साइंटिस्ट को दिया गया है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड परफॉर्म किया। तो सुना होगा आपने, जो उन 3 को अवार्ड दिया गया था वो किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मैथड टू जनरेट एटोसेकेंड्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर, तो अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, जो इलेक्ट्रॉन जो बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनको स्टडी करने के लिए क्या किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने तैयार किया, जिसके चलते एटोसेकेंड पल्सेस जनरेट करी और इलेक्ट्रॉन की इमेज को क्लियरली चेक करके ये देखा कि कितनी तेजी से वो मूव कर रहे हैं ना, ध्यान रखना है। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, इन्वेंशन थी, आप देख रहे हैं किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो जिस चीज़ के लिए जो भी कोई नया इन्वेंशन इस बार किया गया उसके रिगार्डिंग पूछ लेता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा इस बार चंद्रयान 3 भी जो भेजा गया है ना, इसरो से रिलेटेड, वो देखा होगा आपने, जो पहुंच गया। और कब भेजा गया था, तो 14 जुलाई। आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच ऑन द साउथ पोल, है ना, ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्वेंशन है जो पूछी जाती है। अगर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो नेशनल साइंस डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 Feb every year, that is celebrated due to Raman effect was proved on this date, for which Dr. C.V. Raman got Nobel Prize and became the first Indian scientist to
रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1930 लेटर ऑन, ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं बात। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड करंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किसके पास है, तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उधमपुर J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम बात करेंगे इस बार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे के थीम की, तो द थीम ऑफ दिस ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे वॉज, तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, याद रखिएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में पूछता है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा ICC ODI मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, दैट इज द 13th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप। 10 venues are there, 10 teams are participating in this, 48 matches will be held, and this World Cup is started from 5th of October and it will go till 19th of November, है ना, ध्यान रखना है। अब कौन सी टीम जीतती है ये देखने वाली बात होगी। एंड फर्स्ट मैच एंड द फाइनल मैच, both matches will be played in, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात, ध्यान रखेंगे, विच इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड with a capacity of 1,32,000 स्पेक्टेटर्स, है ना, ध्यान रखना। 1,32,000 लोग एक साथ मैच देख सकते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। पहला मैच, आखिरी मैच यहीं पे खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स 2 होंगे, एक होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में और एक होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, याद रखेंगे। समझ रहे हैं बात। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे इसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में भी। और लास्ट में आप देख रहे हैं साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं। अभी हमने बात करी थी, नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स में, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को मेजर करने के लिए। इन्वेंशंस में क्वेश्चन बहुत बार आता है, पिछले साल भी स्वीटी में आया, लेकिन कैसे आया, मैच द फॉलोइंग में 4 साइंटिस्ट के नाम दे दिए, साथ में उनका क्या कर दिया, इन्वेंशन और डिस्कवरी जो भी उन्होंने किया है वो दे दिया गया। जैसे उसमें दिया गया था इलेक्ट्रॉन, तो इन्वेंशन किसने करी थी, आप भी जानते हैं, जे थॉमसन। अगर हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिया गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट इज, अगर आप बात करेंगे रमन इफेक्ट भी जिसे कहते हैं, तो डॉक्टर CV रमन। थर्ड दिया गया था आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट साहब ने क्या करा था, जीरो इन्वेंट करा था। और ऐसे ही देखिए एक और रखा गया था, किसमें, तो साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में, तो आपने सुना होगा एक्सरेज वॉज इन्वेंटेड बाय, तो W रॉन्टेजन। और देखा होगा W रॉन्टेजन फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन नोबेल प्राइज इन 1901 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स फॉर एक्सरेज इन्वेंशन, ध्यान रखिएगा, और डिस्कवरी याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में जो भी इन्वेंशन जिसके भी द्वारा की गई हो या डिस्कवरी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आप देख रहे हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो भी नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली अगर आप सिलेबस जो आपने देखा, इसमें 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्या कि एक तो जीके जनरल नॉलेज पूछता है, जो स्टैटिक जीके का पार्ट जो आप देख रहे हैं ये सब, और साथ में आया नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, दैट इज करंट अफेयर्स और यू कैन से जनरल अवेयरनेस। तो जीके प्लस जीए दोनों चीज़ें आपको साथ में कवर करनी है। अभी हम देखेंगे स्पोर्ट्स से एक कैटेगरी जो है वो हम देख रहे हैं, और इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कैसे आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के अंदर, तो देखिए स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आपने नाम सुना होगा ग्रैंड स्लैम का। किसका नाम सुना होगा, ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ग्रैंड स्लैम वर्ड या टर्म इज रिलेटेड टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ग्रैंड स्लैम टर्म इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। किससे संबंधित है, तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, दैट इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मेनी मेजर ग्रैंड स्लैम्स विच आर प्लेड इन अ ईयर, तो याद रखिएगा देयर आर टोटल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स विच आर प्लेड इन अ ईयर। टोटल कितने, तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम है जो साल में खेले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उसके बाद आपसे पूछता है ये जो 4 ग्रैंड स्लैम या मेजर ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस में जो खेले जाते हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज 4 ग्रैंड स्लैम्स विच आर प्लेड इन अ ईयर। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, तो देखिए सिंपल सा एक तरीका जो आपको याद रखना है। पहले तो अगर हम देखें 4 खेले कौन से जाते हैं, तो ABCD के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो ए में सबसे पहले ABCD में ए आता है, तो देखते हैं ए से कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ध्यान रखिएगा। सेकंड के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन, नाम सुना होगा, ABCD EF आएगा, तो देख रहे हैं फ्रेंच ओपन। उसके बाद थर्ड पे जो खेला जाता है क्रोनोलॉजी में, वो खेला जाता है विंबलडन ओपन है, ध्यान रखिएगा।
थर्ड ग्रैंड स्लैम है जो लॉन टेनिस में मेजर ग्रैंड स्लैम में जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं उनमें जो है। इसके ऊपर बॉक्स इस वजह से बनाया, इट इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द वर्ल्ड। अब विंबलडन याद रखिएगा। फोर्थ के ऊपर अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ओपन या फिर यूएस ओपन, जिसको अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है, हिंदी में ध्यान रखेंगे। तो 4 हैं जो खेले जाते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो ABCDEF, उसके बाद आना चाहिए यू, लेकिन यू ये लास्ट में हुआ है, और जबकि विंबलडन लास्ट में होना चाहिए, पहले हो गया है। तो लास्ट और सेकंड लास्ट जो अल्फाबेट से हमने देखना है क्या कि इसको इंटरचेंज कर देना, स्वैप कर देना है। और जैसे स्वैप करा तो देखिए तीसरे नंबर पे विंबलडन हो जाता है, चौथे पे यूएस ओपन होता है। ABCD के अकॉर्डिंग ये तीसरे पे आना चाहिए, चौथे पे, यहीं पे चेंज है। इसी वजह से क्या करता है, आपसे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका पूछता है, क्रोनोलॉजी पूछता है। मैक्सिमम कैंडिडेट गलत कर देता है क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद यूएस लगा देते हैं और विंबलडन। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसी में लिखा गया है। ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम जो साल में खेले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ये हैं। अगर हम बात करें किसकी, तो ये लॉन टेनिस से है, ना कि टेबल टेनिस, याद रखिएगा। अब ग्रैंड स्लैम क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये एनुअली खेले जाते हैं, साल में खेले जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्डर है ना, ओल्डर टूर्नामेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। हम क्या करेंगे, अभी इसके स्टैटिक पार्ट को देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। हम इसका करंट अफेयर का पार्ट्स भी देखेंगे और स्टैटिक जीके भी। तो हम देखेंगे स्टैटिक पार्ट में ग्रैंड स्लैम के रिगार्डिंग, देखते हैं आगे जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम जो खेले जाते हैं। देखिए 4 मेजर ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से थे, अभी आपने देखा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड वन इज आपके पास फ्रेंच ओपन, और थर्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके पास है विंबलडन ओपन, और इसके बाद चौथा था आपके पास कौन सा, तो यूएस ओपन। ध्यान रखिएगा ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम जो साल में खेले जाते हैं, आप देख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन विच ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन वॉज स्टार्टेड या विंबलडन वॉज स्टार्टेड, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑन विच कोर्ट और सरफेस इट इज प्लेड, जो कोर्ट जिस पे ये खेला जाता है उसका सरफेस किस चीज़ का बना होता है, जनरली ये आपसे पूछता है, तो इसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद अगर बात करेंगे थर्ड के ऊपर, आपके पास प्लेड इन विच सिटी एंड कंट्री, ये जो है वो किस सिटी और किस कंट्री में खेला जाता है, इसके रिगार्डिंग आपसे पूछता है। और चौथे के ऊपर जो आएगा वो आएगा आपके पास क्या, मंथ, कि कौन सा जो है वो किस मंथ में खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो 3 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है। एक तो क्या कि कौन सा किस मंथ में खेला जाता है ना, ध्यान रखना है, टाइम के अकॉर्डिंग है मंथ मतलब। और सेकंड के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वेदर के अकॉर्डिंग, जिस कंट्री में जिस मंथ में सबसे कम बारिश होती है उसमें खेला जाता है। और थर्ड के ऊपर बात करेंगे तो ग्लोब के अकॉर्डिंग खेला जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब ये ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। ग्लोब बोले तो आपने सुना होगा मैप या फिर मानचित्र जिसे कहते हैं। तो ग्लोब में सबसे नीचे तो ऑस्ट्रेलिया, उससे ऊपर जाएंगे तो फ्रांस, उससे ऊपर जाएंगे तो यूके, और उससे ऊपर जाएंगे तो यूएस, उसी के अकॉर्डिंग ये बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट से कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस ईयर में स्टार्ट किया गया, और फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए टेबल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको पता है ABCD के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट इसका देखें तो फर्स्ट अल्फाबेट में सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू W की है, उससे कम प्लेस वैल्यू U की है, और उससे कम F की, और उससे कम A की है। अगर हम बात करेंगे W की तो W की प्लेस वैल्यू 23, रीजनिंग में आप पढ़ते हैं। U की बात करें तो 21, और F की 6, और A की कितनी, तो 1। समझ रहे हैं बात। अगर हम देखें तो W की सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू है। आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, जो जितना पुराना उतना ज़्यादा कीमती। सबसे ज़्यादा वैल्यू 23 विंबलडन W की, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा क्या है, ओल्डर है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, जिसकी उससे कम वैल्यू। और थर्ड ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंच ओपन, ध्यान रखिएगा। और न्यूएस्ट कौन सा हो जाएगा, या फोर्थ ओल्डेस्ट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, विंबलडन ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। आपने देखा, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू से आप निकाल सकते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, जैसे मैंने बताया। अब हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि विंबलडन में आप देख रहे हैं W की शेप जो है वो कैसे है, वो ये है। अगर हम बात करें तो W की शेप कैसे बनी हुई है, एक उल्टा 7 लिखा, एक और उल्टा 7 लिखा है ना, ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं क्या कि 7 यूँ लिखते हैं, तो देखिए उल्टा करेंगे तो W बन जाएगा, तो डबल 7। तो अगर विंबलडन में देखें तो 77 पीछे आएगा, तो पीछे आएगा ओल्डर टूर्नामेंट है, तो देखिए 1877 में बना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कितने मेजर ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, आज ही हमने पढ़ा है
4 खेले जाते हैं, तो देखिए इसमें 4 ऐड कर देंगे। अगर 1877 में 4 ऐड करेंगे 1881, उससे कम प्लेस वैल्यू किसका है, तो आप देख रहे हैं यूएस ओपन। तो चलिए उसके बाद देखेंगे 10 ऐड करेंगे तो 1891 बन जाएगा। 1891 में कौन सा स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उससे कम प्लेस वैल्यू एफ की थी। सबसे कम किसकी, तो ए की। तो आप देख रहे हैं 4 ऐड करा, 10 ऐड करा, 4 + 10 14, इसमें 14 ऐड करेंगे 1905। तो इसका मतलब क्या कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कब 1905 में खेला जाना शुरू किया गया। तो देखिए ईयर आपको वैसे याद होगा। सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि जिसकी सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू, ओल्ड इज गोल्ड। तो देखा आपने 23 वैल्यू थी, सबसे पुराना यही है। अब ओल्डेस्ट है तो कैसे याद रखना है, डब्ल्यू की शेप देखिए, एक उल्टा 7, एक और उल्टा 7, 2 7 हो गए। तो 77 1877 था, 4 मेजर ग्रैंड स्लैम खेले जाते तो 4 ऐड कर दिए 1881। 10 ऐड करेंगे उसमें तो 1891 फ्रेंच ओपन का आ जाएगा। 14 ऐड करा तो कितना, 1905। अब आते हैं कोर्ट की बारी, सरफेस की, कि ये जो कोर्ट पे खेला जाता है, देखते हैं उस सरफेस किस चीज का बना होता है। ध्यान से देखेंगे, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन ये सारे हैं। इनमें से ऐसा जिसमें आपको सी दिखाई दे रहा हो तो फ्रेंच है। फ्रेंच किस कोर्ट पे, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले कोर्ट पे, क्ले मतलब मिट्टी, तो मिट्टी का सरफेस होता है, देख रहे हैं आप, चिकनी मिट्टी से कहते हैं। अगर हम बात करेंगे, देखिए वॉबल से कौन सा स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो ए है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक कौन सा है, यूएस ओपन यू से है। ए और यू देख रहे हैं 5 वॉबल होते हैं, तो ए और यू दोनों ही वॉबल हैं। वॉबल वाले याद रखना है, दोनों ही हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। चलिए जिसमें सी आ रहा था वो क्ले कोर्ट पे, वॉबल वाले दोनों ही हार्ड कोर्ट पे। जो बच गया वो किसके ऊपर, तो ग्रास कोर्ट के ऊपर। ध्यान रखिएगा ग्रास कोर्ट के ऊपर तो घास का सरफेस होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम भी है, ध्यान रखिएगा। अब विंबलडन में थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए बल बन रहा है, बल मतलब फोर्स है। अब फोर्स ज्यादा किस पे लगेगा, जब टेनिस बॉल स्किड करती है सबसे ज्यादा किस पे करेगी, घास के ऊपर सबसे ज्यादा स्किड करेगी। तो देखिए ओपोनेंट को बल लगाना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। देख रहे हैं आप क्या, तो विंबलडन बल वाला, तो देखें ग्रास कोर्ट पे। समझ रहे हैं बात। चलिए अब सिटी या कंट्री देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो मेलबर्न में। सुना होगा आपने सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है। एमसीजी का नाम सुना होगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की अगर बात करेंगे तो ये एग्जैक्ट जो प्लेस है वो है रोलैंड गैरोज। अब गैरोज है तो रोलैंड गैरोज, गैरोज मतलब गारा, याद रख लेंगे। गारा बोले तो कीचड़, कीचड़ बोले तो मिट्टी, मिट्टी तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यहीं से याद रखेंगे। एग्जैक्ट जगह कहाँ पर है ये, तो पेरिस में। पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस। तभी आप देख रहे हैं फ्रांस से ही नाम फ्रेंच ओपन कहा गया है। समझ रहे हैं बात। उसके बाद देखेंगे यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा किस कंट्री में खेला जाता, लेकिन नाम विंबलडन है। विंबलडन की अगर बात करें तो मिलता जुलता है लंदन से। लंदन विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ किसकी, यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। और पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, कि कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि यूके में खेला जाता है, या फिर यूके ओपन के नाम से किसे जानते हैं। अब यूके ओपन, तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ओपन, कैपिटल क्या, लंदन। लंदन मतलब विंबलडन, तो याद रखेंगे यूके ओपन विंबलडन को कहा जाता है, याद रखिएगा। और साथ में एक और चीज याद रखेंगे, दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंग्लैंड क्लब। दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंग्लैंड क्लब। इंग्लैंड क्लब बोला है, इंग्लैंड तो मतलब लंदन यूके की बात कर रहा है, यूके की, इंग्लैंड यूके। चलिए भाई यूके का पार्ट है तो विंबलडन, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें लास्ट यूएस ओपन है तो यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ, तो जहां पर हेडक्वार्टर है किसका, यूएनओ का। यूएनओ का आपने सुना होगा न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क यूएसए में खेला जाता है, याद रखिएगा। समझ रहे बात। चलिए कौन सा किस सिटी या कंट्री में, ए भी हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा किस मंथ में खेला जाता। एबीसीडी में सबसे पहले ए आता, ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले था। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है साल का, तो जनवरी, याद रखिएगा। ये मिड जनवरी में खेला जाता है। मिड जनवरी मतलब जनवरी में स्टार्ट होता और जनवरी में खत्म हो जाता। इस बार 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 29 जनवरी को फाइनल हुआ था। अगर हम बात करेंगे ये कब खेला जाता है, तो याद रखिएगा मई के एंड में स्टार्ट होता है। मई के एंड में स्टार्ट होता है और जून में फाइनल। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जनवरी में पहला खेला गया उसके बाद जैसे महीना कौन सा आएगा, जून, तो इसका फाइनल कब, जून में। फाइनल आप याद रखें वहीं से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे अगला महीना जैसे जुलाई, तो जुलाई में फाइनल। तो ये शुरू कब होता, जून एंड में शुरू होता है विंबलडन, और फाइनल जुलाई में हो जाता है। तो जैसे याद रखेंगे फिर से, तो पहला महीना जनवरी था, उसके बाद जैसे महीना जून, और उसके बाद जुलाई। तो देख रहे हैं आप। अब यहाँ एओ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, लेकिन यहाँ यू ओपन बोले तो यूएस ओपन है। एस से कौन सा, सितंबर। तो इसका मतलब यूएस ओपन का जो फाइनल होता है वो कब होता है, सितंबर में। और इस स्टार्ट कब होता है, तो अगस्त एंड में। तो अगस्त एंड में स्टार्ट होता है, फाइनल कब, सितंबर में। फाइनल आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा। क्यों सितंबर में फाइनल होता है, बिकॉज सेकेंड मंडे इन सितंबर मंथ इज सेलिब्रेटेड एज, कैसे, तो लेबर डे। अमेरिका में सेकेंड मंडे
और जो किसका सितंबर मंथ का वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है, श्रम दिवस, लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन लेबर क्लास के लोगों को छुट्टी रहती है, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए कि वो भी मैच देख सकें, इसी वजह से उस डेट को कवर करता है। और आप देख रहे हैं फाइनल कब, तो सितंबर में होता है। तो ये आपने देखा स्टैटिक पार्ट, कौन सा कब स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ और किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये सब अब हम फटाफट से करंट अफेयर्स पार्ट में देखेंगे कि जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम थे, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और ये किस किसने जीते हुए हैं। अगर हम बात करेंगे 2023 में, अगर हम बात करें किसकी, तो देखिए वैसे तो कैटेगरीज इसकी 5 हैं, है ना। ये मेन सिंगल्स में भी खेला जाता है, विमेन सिंगल्स में खेला जाता है, साथ में अगर हम बात करेंगे तो क्या मेंस डबल्स में, विमेन्स डबल्स, और एक बचता आपके पास मिक्स डबल्स। मिक्स डबल्स में 1 मेल प्लेयर एंड 1 फीमेल प्लेयर, मेंस डबल में दोनों ही मेन, विमेन्स में डबल्स में आपको पता दोनों ही महिलाएं, है ना, ध्यान रखना है। चलिए अगर पुरुष दोनों में ही, और मेंस डबल्स में, विमेन्स में दोनों ही महिलाएं, और देख रहे हैं एक पुरुष एक महिला किस में, मिक्स डबल में, ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ये जो यूएस ओपन, 4 जो हैं इनमें मेंस में कौन विनर रहा है, कौन रनर अप रहा है, ठीक। उसके बाद ही फिर हम देखेंगे क्या कि विमेंस में कौन जीता था। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, मेंस की कैटेगरी की बात कर लेते हैं। चलिए मेन सिंगल्स में अगर हम बात करेंगे तो चारों में कौन जीता है, 2023 के विनर एंड रनर अप हम देख रहे हैं, ध्यान रखना है। अब विनर एंड रनर अगर हम बात करेंगे तो इधर विनर है आपके पास और उधर क्या भाई, रनर अप, याद रखिएगा। अगर हम विनर की बात करेंगे तो आपने सुना होगा सर्बिया के खिलाड़ी कौन, नोवाक जोकोविच, ये जीते थे, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच का नाम सुना होगा, किस कंट्री के रहने वाले, तो सर्बिया के रहने वाले। और आपने सुना होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विजिट सर्बिया, तो कौन, द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखेंगे, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। इस बार वो गई थी, पहली बार हुआ कोई इंडिया का प्रेसिडेंट कंट्री में गया हो, कहां पर, तो सर्बिया, और वहां पे इनकी तारीफ भी करी थी, ध्यान रखना है। किसको हराया था इन्होंने पहले में, तो इन्होंने हराया था स्टेफनियोस सित्सिपास में, स्टेफनियोस सित्सिपास को हराया था। ये कहाँ के रहने वाले, तो ग्रीस के रहने वाले। आपने सुना होगा एथेंस, क्या भाई, एथेंस कैपिटल किसकी, ग्रीस की। फर्स्ट ओलंपिक भी हुए थे 1896 में, ध्यान रखिएगा। इंडियन ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है, देखा होगा क्रिकेट के साथ साथ 4 और गेम्स, टोटल 5 गेम्स ऐड कर ली गई हैं, ध्यान रखिएगा 2028 वाले से, क्योंकि अगले साल 2024 में भी ओलंपिक्स होने हैं, उसमें ऐड नहीं करा। 2028 जो कि लॉस एंजलिस यूएसए में होना है, वहां पे ऐड किया गया है। अगले साल तो आपको पता है पेरिस फ्रांस में होने हैं, 33rd ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स होंगे जो होने जा रहे हैं, 34th में इंक्लूड करा उन्हें, और 30 आपका अगर बात करेंगे 4th वाले, 35th वाले जो होंगे, 34th 33 होंगे आपका पेरिस फ्रांस, 34th होंगे लॉस एंजलिस यूएसए, 35 होंगे 2032 में वो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच ही जीते थे, सर्बिया के रहने वाले। किसको हराया था, तो कैस्पर रूड को हराया था, ध्यान रखिएगा। कैस्पर रूड किस कंट्री के रहने वाले हैं, नॉर्वे, है ना, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे के रहने वाले। अगर हम बात करेंगे विंबलडन में कार्लोस एल्कराज गैर्फिया जीते थे। कार्लोस एल्कराज का नाम सुना होगा, स्पेन के खिलाड़ी, और किसको हराया, तो इन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को, ध्यान रखिएगा। नोवाक जोकोविच ने, याद रखना है, 2023 में जितना यूनिट डिजिट है, कितना है यूनिट डिजिट, आप देख रहे हैं 2023 में 3, तो इन्होंने 3 जीते हैं, टोटल 4 होते हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं, किसमें हारे हैं, विंबलडन में हारे हैं, सर्बिया के रहने वाले थे, आपने देखा ही है। तो लास्ट में फिर से यूएस ओपन कौन जीत गया, नोवाक जोकोविच जीत गया। यहीं पे इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या भाई रिकॉर्ड बना दिया, 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, है ना, 24 मेंस ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल वन बाय एनी प्लेयर, सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट टाइटल्स बाय एनी प्लेयर, मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स बाय एनी प्लेयर, है ना, ध्यान रखना है। किसी भी खिलाड़ी के द्वारा मेंस की कैटेगरी में 24 ग्रैंड स्लैम जीते गए हैं। और नोवाक जोकोविच ने किसको हराया था यहाँ पर, तो यहाँ हराया था डेनियल मेदवेदेव को। डेनियल मेदवेदेव का नाम सुना होगा, ये रशिया के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, रशिया के प्लेयर हैं। तो देखिए मेन सिंगल्स में कौन कौन जीता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिर उसके बाद, तो विमेन सिंगल्स में फटाफट से देख लेते हैं। विमेन सिंगल्स में शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड के ऊपर आपके पास फ्रेंच ओपन है, उसके बाद अगर देखेंगे विंबलडन ओपन है, और लास्ट में आपके पास कौन सा, यूएस ओपन। अगर हम बात करें किसकी, तो विमेन्स में विनर्स में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जो जीता गया था, वो विमेन सिंगल्स में, ध्यान रखिएगा, वो जीता गया था किसके द्वारा, एरिना सेबेलेंका के द्वारा, एरिना सेबेलेंका, है ना, ध्यान रखना है,
एरिना सेबेलेंका है, कहाँ की रहने वाली हैं, तो बेलारूस की रहने वाली हैं। और ये फर्स्ट न्यूट्रल ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी थी, क्योंकि बेलारूस हेल्प कर रहा है रशिया की इन्वेशन करने के लिए, किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। इसी वजह से रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों को ये कहा गया था कि वो अपने फ्लैग का यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे रहने वाली बेलारूस की हैं, लेकिन फर्स्ट न्यूट्रल ग्रैंड स्लैम चैंपियन किसको हराया था यहाँ पर, तो जो पिछले साल विंबलडन जीती थी एलिना रैबकिना, जिनका पहला टाइटल था, वो दूसरे के फाइनल में खेल रही थी, लेकिन ये यहाँ पर हार गई, किससे, तो इनसे, है ना, ध्यान रखना है। एरिना सेबेलेंका, इनका भी पहला टाइटल था। चलिए, फ्रेंच ओपन में लास्ट ईयर जो फ्रेंच ओपन जीती थी 2022 में, वही 2023 में जीती है। नाम सुना होगा, ईगा स्विएटेक। ये कहाँ की रहने वाली, ये पोलैंड की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन में हराया था किसको, तो ईगा स्विएटेक ने हराया है किसको भाई, अगर हम बात करेंगे तो कैरोलिना मुचोवा को हराया। कैरोलिना मुचोवा ये कहाँ की रहने वाली है, तो देखिए जिनके भी पीछे कोवा, मुचोवा, ये सब लग जाएगा, ये सब चेक रिपब्लिक के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, चेक रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे विंबलडन की, विंबलडन कौन जीता, तो मार्केटा वेंड्रुसोवा जीती थी, ध्यान रखिएगा, मार्केटा वेंड्रुसोवा, है ना। अब देखो फिर सोवा लग गया, तो मतलब ये भी कहाँ की बात, मतलब चेक रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। चेक गणराज्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए, अगर हम बात करेंगे किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था ऑनस जेबुरर। ये लास्ट ईयर भी बेचारी यही हारी थी, और लास्ट ईयर यूएस ओपन में भी यही हारी थी, और इस बार विंबलडन फिर हार गई। ये कहाँ की रहने वाली, ट्यूनीशिया की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे यूएस ओपन में यूएस की खिलाड़ी जीती हैं, कौन, कोको गॉफ, ध्यान रखिएगा, ऑफ यूएसए, और बहुत ही कम एज में पहला ग्रैंड स्लैम इनका, ध्यान रखिएगा। किसको हराया इन्होंने, तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, कौन जीती थी, तो एरिना सेबेलेंका जीती थी। आज ही आपको बताया, देख रहे हैं आप। चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे किसकी, तो ये रनर अप हैं किसमें, यूएस ओपन में, कहाँ की रहने वाली, तो बेलारूस। देखिए बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे यूज हुई हैं, कौन सी, चाहे वो सर्बिया हो, नोवाक जोकोविच की स्पेन हो, तो इन कंट्रीज की फटाफट से क्या करते हैं, कैपिटल करेंसी देख लेते हैं, जो आपने देखा सीयूईटी स्ट्रेटेजी के में पूछता है। अगर हम बात करेंगे, सर्बिया का नाम यूज हुआ था, फिर स्पेन का नाम यूज हुआ है, उन्होंने हराया था ग्रीस वालों को, तो ग्रीस का नाम यूज हुआ। उसके बाद देख रहे हैं नॉर्वे आया था, कैस्पर रूड। उसके बाद देखेंगे तो आपने देखा रशिया आया, क्योंकि डेनियल मेदवेदेव को हराया। उसके बाद इधर अगर देखेंगे आप विमेंस में, तो बेलारूस आया था, और उसके बाद हराया किसको था, तो कजाकिस्तान वालों को। और उसके बाद अगर देखेंगे तो आपके पास आया कौन, तो ईगा स्विएटेक पोलैंड की। हराया किसको था, तो आपने देखा इन्होंने हराया था चेक रिपब्लिक, और विंबलडन जो जीती थी वो भी चेक रिपब्लिक थी, तो एक ही जगह लिख रहे हैं। चलिए, उसके बाद अगर विंबलडन की बात करेंगे तो ट्यूनीशिया वाली ओनस जेबुरर को हराया था, और लास्ट में आपके पास बचता है कौन सा, तो कोको गॉफ यूएसए की जो जीती थी, और हराया किसको था, तो इन्होंने हराया था आपका, आपने देखा अभी बेलारूस की एरिना सेबेलेंका, तो नाम यूज हो गया। ये देखिए कंट्रीज हैं, इसकी क्या कैपिटल, क्या करेंसी, ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि जब आपको सिलेबस बताया गया उसमें भी कैपिटल्स और करेंसीज क्या करता है, पूछता है, कंट्रीज की, ध्यान रखिएगा। तो जो कंट्री का जो प्लेयर जिसकी जीती या जो हारी हैं, तो उनके देख रहे हैं फटाफट से। सर्बिया की कैपिटल अगर हम बात करेंगे तो बेलग्रेड है, यहाँ पे गई भी थी कौन, द्रौपदी मुर्मू, हमने बताया। करेंसी अगर बात करेंगे सर्बियन दिनार है, याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे स्पेन की अगर कैपिटल देखें तो आपके पास क्या भाई, मैड्रिड है, याद रखिएगा। और करेंसी क्या है, तो यूरो है ना, स्पेनिश यूरो। अगर हम बात करेंगे ग्रीस की कैपिटल तो एथेंस। अगर हम बात करें किसकी करेंसी, तो करेंसी इसकी, ध्यान रखिएगा, क्या भाई, यूरो है, ध्यान रखिएगा। पहले ड्रैचमा थी, बाद में इन्होंने चेंज कर लिए, ध्यान रखना है। ग्रीस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बाद ओल्ड करेंसी अगर पूछता है तो ड्रैचमा, है ना, ध्यान रखेंगे। अब कौन सी है, तो यूरो ही है। अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का नाम सुना होगा आपने। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, जहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, देखा होगा आपने। इस बार का नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की 13th टाइम जो कि क्या भाई जेल में डाली गई थी, हिरासत मिली गई थी, 19th विमेन ऑफ द वर्ल्ड टू विन नोबेल पीस प्राइज, और सेकेंड विमेन ऑफ ईरान आफ्टर शाहीन इबादी,
टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। रशिया की अगर हम बात करेंगे तो रशिया की सब जानते हैं, मॉस्को, यहीं पे हुआ था 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, सुना होगा आपने, जो कि जीता था फ्रांस ने 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 21 नंबर वाला, और फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हराया था। और 2022 वाला जो हुआ लास्ट ईयर, वो जीता किसने, तो आपने देखा होगा अर्जेंटीना ने, और हरा दिया किसको, तो उन्होंने हरा दिया फ्रांस वालों को, ध्यान रखना है। वो हुआ था दोहा कतर में। और बैलन डॉर एक बार फिर से जीत गए हैं कौन, लियोनेल मेसी, 30 अक्टूबर, जो आपने देखा कल ही रात, जो कि डिक्लेयर किया गया 8th टाइम रिकॉर्ड बैलन डॉर का खिताब जीता है किसने, तो लियोनेल मेसी ऑफ अर्जेंटीना, कैप्टन भी हैं और प्लेयर भी। चलिए भाई, रशिया की अगर बात करें, करेंसी रशिया की तो रूबल है, ध्यान रखिएगा, रूबल इज द करेंसी। और बेलारूस की बात करेंगे तो मिन्स्क इज द कैपिटल एंड करेंसी इसकी भी रूबल है, ध्यान रखिएगा, जो रशिया की वही बेलारूस की, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं बात। अगर हम बात करें कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। अगर हम बात करें करेंसी तो कजाकिस्तान की करेंसी टेंगे है ना, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एशिया की कंट्री है। 5 कंट्रीज आती हैं, आप जानते हैं, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इंपॉर्टेंट है ये। पोलैंड की बात अगर करें तो वॉर्सा इज द कैपिटल, करेंसी की बात करेंगे तो जलोटी इज द करेंसी, है ना, ध्यान रखना है। और चेक रिपब्लिक की बात करेंगे तो कैपिटल आपने सुनी होगी तो पराग है ना, पराग इज द कैपिटल एंड करेंसी इज कोरूना, है ना, कोरूना है, याद रखेंगे। अगर हम बात करेंगे ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस एंड करेंसी है दिनार, है ना, ध्यान रखिएगा। और यहीं की रहने वाली थी ऑनस जेबोरर। यूएस से तो आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी, और डीसी का फुल फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अगर हम बात करें किसकी, तो करेंसी की, तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है, वो डॉलर है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, विथ इन क्लास, चलिए।